अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। बिरादरान मोहतरम, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब दूसरों को नसीहत करते हैं कि घबराना नहीं, और ये हुकूमत बहुत घबरा रही है, इनकी टांगें हिल रही है, इन पर कपकपी तारी है। और जिस तरह आज इन्होंने पुरअमन किसानों के एहतजाज पर शदीद लाठीचार्ज करके यही पैगाम दिया कि एहतजाज, जलसा और जुलूस हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ये एक आमिराना सोच है और इस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम ने तवील जद्दोजहद की है। हम किसी भी शक्ल में अमरीत को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे किसान भाइयों पर किसान बोर्ड के सदर और JI किसान के कायदीन को गिरफ़्तार किया है, उन पर तशद्दुद किया है, उनके घरों पर छापे डाले हैं, शदीद लाठीचार्ज किया है, और अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक 600 से ज़्यादा हमारे कारकुनान गिरफ़्तार किए गए हैं। उनका मुतालिबा क्या है? उनका मुतालिबा यही है कि किसानों के हवाले से जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें ब्यूरोक्रेट्स और जालिम जागीरदार की बजाय किसानों और काश्तकारों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। उनका मुतालिबा यही है कि पाकिस्तान में जो किसान पसीना बहाता है तो फिर उनको अपनी मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। उनका मुतालिबा यही है कि ये कहाँ की पॉलिसी है कि आप लोग पहले गंदम को इकट्ठा करके बाहर बरामद करते हैं और फिर उसी गंदम को मज़ीद कीमत लगाकर वापस दरामद करते हैं। क्या ये मजाक नहीं है? पाकिस्तान जो दुनिया में 8वां नंबर बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वाला, गन्ना पैदा करने वाला, अब आखिर सवाल यही है कि इस मुल्क में गन्ने का शॉर्टेज क्यों है? कौन ज़िम्मेदार है और कौन इस जुर्म में मुलव्वस है? मेरे भाइयों, किसान यही चाहते हैं कि 1 मन गंदम पैदा करने पर किसान का जो खर्च आता है, हुकूमत वो 1 मन गंदम जब वापस उनसे ख़रीदती है तो उस पर जो खर्च आया होता है वो कीमत उससे कम है। और यही वजह है फिर वो चाहता है कि इस गंदम को, आलू को, गन्ने को इस खेत ही में जलाया जाए। पसीना भी, उम्र भी उसके खातिर उन्होंने कुर्बान की है और मुआवजा भी नहीं है। किसानों का मुतालिबा यही है कि जिस तरह सिंध में 2000 रुपया फी मन ख़रीदने का ऐलान किया है, पंजाब की हुकूमत भी 2000 रुपया फी मन ख़रीदने का वादा करे, ऐलान करे और नोटिफिकेशन भी जारी करे। इसलिए कि अब इस हुकूमत पर कोई एतमाद भी नहीं करता है इनके ऐलानात पर, इसलिए किसान चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब आप देखिए, यूरिया और खाद की कीमतों में इजाफा हुआ। फी बोरी यूरिया के 2000 रुपया है, 2000 रुपया। तो अगर आपने खाद की कीमत में इजाफा किया, आपने बिजली की कीमत में इजाफा किया, तो आप मुझे बताएं फिर किसान क्या करे? ये खेत, ये कल्याणे, ये मिट्टी, ये धरती फिर आपके हवाले करे।
تو آپ نے تو اعلان کیا ہے کہ جناب ہم لنگر خانے کھول رہے ہیں، تو جو لوگ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں پھر آپ کے لنگر خانوں پہ حاضری دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاشی خودکشی ہے۔ اس وقت حکومت نے جو معاشی پالیسی بنائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیج حکومت دے رہی ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ 2 نمبر کے ہیں۔ اس میں بے شمار بیماریاں اسی بیج میں موجود ہے۔ پھر جو ادویات دیے جا رہے ہیں وہ ادویات بھی مارکیٹ میں 2 نمبر کے دیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو فصل میں بیماری ہوتی ہے وہ اس بیماری میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حکومت نے جس طرح آج کسانوں پر تشدد کیا، اس پر معافی مانگ لے، کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کرے اور ان کے مرضی کے مطابق گنا جو خریدا جاتا ہے، گندم جو خریدا جاتا ہے، اس میں حکومت اتنا پیسہ ان کو دے دیتے کہ کم از کم اس پہ جو خرچ آیا ہوتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ان کو کچھ منافع بھی ملے۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے ڈالنا، لوگوں کو گرفتار کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کے 800 دن پوری ہو گئے ہیں، آپ کے ہنی مون کا پیریڈ گزر گیا ہے۔ اب لوگ آپ کی تقریروں کے بجائے کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے کہ آپ ٹائیگر فورس بنا کر دکانداروں پر چڑھائی کرے، اب چیزوں کو سستا کرے۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ فوج میری ساتھ ہے۔ فوج آپ کی نہیں ہے، فوج پوری قوم کی ہے۔ ساری قوم کا پیسہ، ساری قوم کا ٹیکسز، اسی پر یہ ادارے چلتے ہیں۔ وہ صرف ایک پارٹی کے ٹیکسز پر یہ ادارے نہیں چلتے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں جب آپ کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان اداروں کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے۔ تبدیلی کیا ہے؟ جب ہم پوچھتے کہتے ہیں کہ ہم نے تو 4 بار آئی جی پی کو تبدیل کیا، ہم نے تو سیکرٹریز کو تبدیل کیا۔ آپ روز اپنے وزراء کو تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پوری ٹیم کو، اس پوری ٹبر کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا ٹبر اب نااہل ٹبر ہے۔ اس وقت جو سیاسی تناؤ ہے ملک میں، اس کا بھی نقصان عام آدمی کو ہے۔ بے چینی ہے، بے یقینی ہے، اور اس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور صنعتیں، نئے صنعت کیا یہاں نظر آئے، جو پرانے تھے وہ بھی بند ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اداؤں پر غور کریں۔ آپ ان اداؤں کے ساتھ کیسے 5 سال پورا کریں گے؟ لوگ تو اب یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو، لیکن 800 دنوں میں لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا۔ میں آج یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں غریب آدمی جینا چاہتا ہے، غریب آدمی عزت چاہتا ہے، لیکن اس حکومت نے عزت بھی چھین لی اور لوگوں کا سکون بھی چھین لیا۔ اب یہ حکومت کہتی ہے کہ صبر کرو، سکون آپ کو قبر میں ملے گا۔ آپ صبر کرو، سکون آپ کو قبر میں ملے گا۔ قبر میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس کو معاف کرتا ہے اور جس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ لیکن کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہو گئی۔ میں آج حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ
किसानों के तमाम मसाइल हल किए जाएं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनके गिरफ्तार लोगों को रहा किया जाए। गरीब आदमी को ज़िंदा रहने के लिए आटे की कीमत में 25%, चीनी की कीमत में 40%, खुर्दन तेल की कीमत में 30% कमी की जाए। मैं मुतालिबा करता हूँ कि पेट्रोल की कीमत में 35%, गैस की कीमत में 50% और बिजली की कीमतों में 35% कमी की जाए। इसलिए कि इस हुकूमत ने आने से पहले वादा किया था कि हमारी हुकूमत होगी तो उस हुकूमत में डॉलर 68 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। वादा किया था कि हमारी हुकूमत होगी तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 55 रुपया से ज़्यादा नहीं होगी। 2 सालों में हर वो काम इस हुकूमत ने किया जिसका न करने का इस हुकूमत ने वादा किया। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आवाम के साथ झूठ नहीं बोलूँगा। और झूठ के लिए नया लफ्ज़ उसने ईजाद किया जिस पर हम मुबारकबाद देते हैं कि ये झूठ नहीं है, ये यू टर्न है। और बड़ा लीडर बड़ा यू टर्न लेता है, लेकिन अब अवाम बेदार हो गए हैं। हम आपको मज़ीद यू टर्न लेने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा, क्या जल्दी में हुकूमत आपको जाते हुए नज़र आ रही है? अपोजिशन जैसे जुलूस कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जमात इस्लामी ने ये क़यामत खेज़ महंगाई के ख़िलाफ़, तबाहकुन महंगाई के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की है। और हुकूमत के इन माशी पॉलिसी और ख़ारिजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी के जो इक़दामात है उसके ख़िलाफ़ हमने KPK से अपने एहतजाजी मुहिम का आगाज़ किया है। बाजवड़ में एक तारीख़ी और मिसाली जलसा हुआ और 8 तारीख़ को इंशाअल्लाह ताला बुनेर में बहुत बड़ा अज़ीम-ई-शान जलसा होगा। और इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम हम खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में भी चलाएंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है कि आप पूछते हैं कि जनवरी में ये हुकूमत होगी या नहीं होगी, तो अब तो नवंबर का महीना है, मुझे तो अब भी कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही है। न इस्लामाबाद में हुकूमत मौजूद है, न लाहौर में हुकूमत मौजूद है। और बखुदा मुझे सफ़ीरों ने कहा है कि बाहर से जो लोग पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं वो एयरपोर्ट पर हैरान होते हैं कि किससे बात करे और किससे ना करे। सदर पाकिस्तान के घर जाएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर जाएं या पिंडी यात्रा करें, इसलिए कि इस वक्त पता नहीं चलता है कि इख्तियारात कहाँ हैं और किसके साथ है और कौन फैसले करते हैं। अच्छा सराज साहब, ये फरमाइए कि माजी में जब भी सियासी तनाव आया या अदम इस्तेकाम जैसी सूरत पैदा हुई तो आपका जो किरदार है वो बड़ा वाज़ेह रहा है मुज़ाकरात के लिए। तो अब भी अपोजिशन टस से मस नहीं हो रही, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, तो आप समझते हैं क्योंकि बीच का रास्ता जो है वो निकलना चाहिए, कोई मुज़ाकरात की तरफ इन्हें आना चाहिए और आप अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? देखिए, अवामी सतह पर डायलाग होना चाहिए और मैं इस मुल्क में उन तमाम लोगों से डायलाग में हूँ कि हमें मसाइल का हल निकालना पड़ेगा कि आइंदा 2023 का इलेक्शन कैसे शफाफ बनाया जाए। और ये तो शर्म की बात है कि हर इलेक्शन के बाद फिर लड़ाई होती है। अब सियासी जमातों के साथ ये वक्त है कि वक्त से पहले बाहम बैठकर एक शफाफ और दानली से पाक इलेक्शन के लिए प्रोग्राम बनाया जाए। वरना अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो और इस अरेंजमेंट और इस इंतज़ामिया और इस सिस्टम के साथ हो तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है। इसलिए हमारा अलमिया यही है कि लोग बारिश से भाग रहे थे और परनाला के नीचे आ गए और अब लोग सोचते हैं कि क्या दोबारा हमें बारिश की तरफ जाना चाहिए। नहीं, हमें इस्लामी निज़ाम के साए तले अब पनाह लेने की ज़रूरत है। सब ये फरमाएं कि अयाज सादिक का बयान जो आपने भी सुना होगा, क्या समझते हैं कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और आपकी नज़र में गद्दारी है क्या? देखिए, इस हुकूमत में PTI की हुकूमत में एक महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, बदनामी में इजाफा हुआ और गद्दारी में इजाफा हुआ।